हेलो दोस्तों, स्वागत है इस ऑडियो क्लास में। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में घूमने वाले हैं जिसने हमें सत्ता और ज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मीशेल फूको। अक्सर जब हम पावर यानी सत्ता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रधानमंत्री, पुलिस, सरकार, बड़े बड़े अफसर, वो लोग जो ऊपर बैठे हैं और हमें नियंत्रित करते हैं। और नॉलेज यानी ज्ञान, वो हमें लगता है किताबों में लिखी तटस्थ वैज्ञानिक सच्चाई। लेकिन फूको हमें बताते हैं कि असली सत्ता तो वो नहीं है जो ऊपर से दिखती है। असली सत्ता तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, छोटे छोटे रिवाजों में, हमारे दिमाग के अंदर तक घर कर जाती है। और ज्ञान, वो भी कितना मासूम नहीं है। ज्ञान और सत्ता, फूको कहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पावर, नॉलेज। आज के इस सेशन में हम इसे ही समझेंगे, बिना किसी जटिल भाषा के, कहानियों, उदाहरणों के जरिए। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, सत्ता का नया मतलब। सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हर जगह। सबसे पहले आइए अपनी सोच को थोड़ा रिसेट करते हैं। सत्ता क्या है? मान लीजिए एक टीचर क्लास में बच्चों से कहती है, सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। ये एक आदेश है, लेकिन क्या यह सत्ता है? हाँ। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर आपसे कहता है, आपको यह बीमारी है, इसलिए यह दवा लेनी ही होगी। क्या यह सत्ता है? हाँ। या फिर जब आपका मोबाइल फोन आपको नोटिफिकेशन दिखाता है और आप उसे चेक किए बिना रह नहीं पाते, क्या यह सत्ता है? फूको कहेंगे, बिल्कुल। फूको के लिए सत्ता सिर्फ दमन या प्रतिबंध नहीं है। सत्ता एक उत्पादक शक्ति, प्रोडक्टिव फोर्स है। यह हमें बनाती है, ढालती है, हमें परिभाषित करती है कि सामान्य क्या है और असामान्य क्या है। उदाहरण देखिए, जब एक स्कूल की अटेंडेंस शीट यह तय करती है कि एक अच्छा छात्र कौन है, जब एक मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट का डायग्नोसिस किसी को सामान्य या असामान्य घोषित करता है, जब सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या आपकी सामाजिक हैसियत तय करती है, जब समाज यह तय करता है कि लड़कियों जैसा या लड़कों जैसा व्यवहार क्या होता है। ये सभी सत्ता के ऐसे रूप हैं जो हमारे ऊपर लगाम लगाने के बजाय हमें खुद को नियंत्रित करना सिखाते हैं। यही फूको की सत्ता की अवधारणा की पहली कुंजी है। भाग दो, ज्ञान सत्ता कैसे बनाता है। हॉस्पिटल और मनोविज्ञान का उदाहरण। अब बात ज्ञान की। हम मानते हैं कि विज्ञान, दवा, मनोविज्ञान, ये सभी तटस्थ हैं और सिर्फ सच बोलते हैं। लेकिन फूको एक गहरा सवाल पूछते हैं, यह सच आखिरकार बनता कैसे है और किसके हित में बनता है? इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं। पागलपन, मैडनेस का इतिहास। 18वीं सदी से पहले समाज में पागल लोगों को देखने का नजरिया अलग था। किसी के अजीब व्यवहार को शायद दैवीय प्रकोप या फिर सिर्फ एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मनोरोग विज्ञान, साइकाइट्री का विकास हुआ, इसने एक नया ज्ञान बनाया। इस ज्ञान ने कहा, नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है, इसे ठीक करने की जरूरत है, इसे अलग करने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ। ज्ञान ने एक नई श्रेणी, कैटेगरी बना दी, मानसिक रूप से बीमार। और जैसे ही यह श्रेणी बनी, सत्ता ने काम करना शुरू कर दिया। पागलखाने, इसाइलम्स बने। डॉक्टरों को यह अधिकार मिल गया कि वे तय करें कौन सामान्य है और कौन नहीं। समाज ने इस ज्ञान को सच मान लिया, तो ज्ञान ने सत्ता को जन्म दिया। एक विशेषज्ञ वर्ग पैदा हुआ जिसके पास लोगों के जीवन और उनकी पहचान को परिभाषित करने की शक्ति आ गई। भाग तीन, सत्ता ज्ञान कैसे बनाती है। स्कूल और अनुशासन का उदाहरण। अब इस प्रक्रिया को उल्टा भी देखते हैं। कई बार सत्ता अपने फायदे के लिए नया ज्ञान गढ़वाती है। इसके लिए आधुनिक स्कूल सिस्टम को देखिए। सोचिए, स्कूल में घंटी क्यों बजती है? बच्चों को पंक्तियों में क्यों खड़ा किया जाता है? एक निश्चित समय पर एक निश्चित विषय क्यों पढ़ाया जाता है? ये सब अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाने के तरीके हैं। फूको बताते हैं कि यह सिस्टम औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित हुआ। समाज को कारखानों के लिए ऐसे कर्मचारी चाहिए थे जो समय के पाबंद हों, आदेश माने और एक ही काम को बार बार दोहरा सकें। सत्ता यहाँ राज्य और उद्योगपतियों की ने इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक ज्ञान प्रणाली बनवाई, शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली ने अनुशासन को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में स्थापित किया। किताबों में लिखा गया, अनुशासन एक अच्छे छात्र की पहचान है। शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी नाम का एक नया ज्ञान क्षेत्र विकसित हुआ
जो इसी सिस्टम को सही ठहराता था। तो सत्ता ने ज्ञान को जन्म दिया, एक ऐसा ज्ञान जो सत्ता के हित में था और उसे और मजबूत करता था। भाग 4, पैनॉप्टिकन, वह जेल जो हमारे दिमाग में बस गई। फूको की सबसे मशहूर और डरावनी अवधारणा है पैनॉप्टिकन, पनॉप्टिकॉन। मूल रूप से ये एक जेल का डिजाइन था। कल्पना कीजिए, एक गोलाकार जेल जिसके बीच में एक ऊंची मीनार है। मीनार में एक संरक्षक गार्ड बैठा है। मीनार के चारों ओर कैदियों के सेल हैं। खास बात यह है कि कैदी यह नहीं देख सकते कि मीनार में बैठा संरक्षक उन्हें देख रहा है या नहीं। हो सकता है वहां कोई हो ही नहीं, लेकिन इस संभावना ने ही कैदियों के व्यवहार को बदल दिया। क्योंकि उन्हें हमेशा लगता कि कोई देख रहा है, वे खुद ही अनुशासित व्यवहार करने लगे। उन्होंने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया। फूको कहते हैं, हमारी आधुनिक समाज भी एक विशाल पैनॉप्टिकन है। सोचिए, ऑफिस में आपका बॉस आपको देख सकता है। यह सोचकर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करते। सड़क पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी आपको ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स का डर आपको एक खास तरह की इमेज बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। आपके घर वालों, पड़ोसियों, दोस्तों की उम्मीदें आप पर एक दबाव बनाती हैं। हम सब हर समय इस डर या इस आदत के साथ जीते हैं कि कोई देख रहा है, और इसीलिए हम खुद ही खुद पर नियंत्रण रखते हैं। सत्ता अब बाहर से हम पर थोपी हुई चीज नहीं रह गई, वह हमारे भीतर समा गई है। यह फूको की सत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। भाग 5, इंटरडिसिप्लिनरी उदाहरण, जेंडर स्टडीज और सेक्सुअलिटी। अब हम फूको के इस टूलकिट को अलग अलग विषयों पर लगाकर देखते हैं। पहला उदाहरण, जेंडर और सेक्सुअलिटी। फूको एक सीधा सवाल पूछते हैं, सामान्य यौनिकता, नॉर्मल सेक्सुअलिटी, किसने तय की? क्या यह कोई प्राकृतिक वैज्ञानिक तथ्य है? फूको कहते हैं, नहीं, यह एक उत्पादित सच्चाई, प्रोड्यूस्ड ट्रूथ है। इतिहास में देखें तो धर्म ने तय किया कि कौन सा यौन व्यवहार पवित्र है और कौन सा पाप। कानून ने तय किया कि क्या वैध है और क्या अवैध। चिकित्सा विज्ञान ने तय किया कि क्या स्वस्थ है और क्या विकृति, परवर्जन। मनोविज्ञान ने विषम लैंगिकता, हेट्रोसेक्सुअलिटी को मानक और समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को एक समस्या के रूप में वर्गीकृत किया। इन सभी संस्थाओं ने मिलकर एक ज्ञान तंत्र, नॉलेज सिस्टम बनाया। इस ज्ञान ने यह सच्चाई घड़ी कि सामान्य पति पत्नी का रिश्ता क्या है, और इस ज्ञान के साथ ही एक सत्ता तंत्र भी चल पड़ा जो यह तय करने लगा कि कौन सभ्य है और कौन अपराधी या रोगी। यहां ज्ञान और सत्ता का गठजोड़ साफ दिखता है। भाग 6, इंटरडिसिप्लिनरी उदाहरण, मेडिसिन और बायोपावर। फूको एक और शक्तिशाली शब्द लेकर आते हैं, बायोपावर। बायोपावर बायोपावर का मतलब है जनसंख्या और मानव शरीरों पर सत्ता का प्रयोग। आधुनिक राज्य सिर्फ कानून बनाकर नहीं चलता, वह हमारे शरीरों को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी प्रजनन क्षमता को भी प्रबंधित, मैनेज करता है। इसे समझिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, यह अच्छी चीज है, लेकिन यह राज्य की यह शक्ति भी दिखाता है कि वह पूरी जनसंख्या के शरीरों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। आंकड़े, जनगणना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ये आंकड़े ज्ञान हैं। ये ज्ञान राज्य सत्ता को यह तय करने में मदद करता है कि संसाधन कहां लगाए जाएं, नीतियां कैसे बने। स्वस्थ जीवन शैली, फिट इंडिया जैसे अभियान, बीएमआई चार्ट, जिम कल्चर, ये सब हमें बताते हैं कि एक स्वस्थ और उत्पादक नागरिक का शरीर कैसा होना चाहिए। यहाँ चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान राज्य की सत्ता के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सत्ता हमें मारती नहीं, बल्कि हमारे जीवन को प्रबंधित करती है। ये बायो पावर है। भाग 7, इंटरडिसिप्लिनरी उदाहरण, मीडिया स्टडीज। आखिरी उदाहरण के लिए आज के सबसे शक्तिशाली संस्थान मीडिया को देखते हैं। मीडिया कैसे सच बनाता है। मान लीजिए, न्यूज चैनल लगातार एक हेडलाइन दिखाते हैं, शहर में अपराध बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है। 1, ज्ञान का निर्माण, मीडिया एक सच्चाई का निर्माण करता है कि अपराध बढ़ रहा है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हों। 2, सत्ता का प्रयोग, इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सरकार सत्ता कहती है सुरक्षा के लिए और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, पुलिस को और अधिकार दे दिए जाते हैं। 3,
सामाजिक स्वीकृति। जनता इस बात को स्वीकार कर लेती है क्योंकि मीडिया ने उनके डर को जन्म दे दिया है। लोग कहने लगते हैं, हाँ, सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया, सरकार और जनता मिलकर एक नए सच और एक नई सत्ता व्यवस्था को जन्म दे देते हैं। फूको इसे विवेचना, डिस्कोर्स कहते हैं। विवेचनाएं ही सच्चाई का निर्माण करती हैं। भाग 8, निष्कर्ष। फूको हमें क्या सिखाते हैं? तो दोस्तों, फूको का पावर नॉलेज हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। वो यह कि सत्ता हमेशा बुरी नहीं होती, वह उत्पादक भी हो सकती है। अच्छी आदतें, ज्ञान, सामाजिक संगठन इसी से पैदा होते हैं। लेकिन फूको की चेतावनी है, जब कोई सत्ता ज्ञान तंत्र इतना सामान्य लगने लगे कि हम उस पर सवाल करना ही बंद कर दें, तो यह खतरनाक है। हमें हमेशा सवाल करते रहना चाहिए। यह सच कहां से आ रहा है? इस सच को बनाने में किसका फायदा हो रहा है? क्या जो सामान्य लग रहा है वह वाकई प्राकृतिक है या किसी सत्ता ज्ञान तंत्र द्वारा हमें थोपा गया है? फूको हमें एक क्रिटिकल लेंस देते हैं, जिससे हम दुनिया को नए सिरे से देख सकते हैं। चाहे वह क्लासरूम हो, हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो या फिर हमारा अपना फोन। अगर आपको यह ऑडियो क्लास पसंद आई और आप फूको की अन्य अवधारणाएं जैसे बायो पावर, गवर्नमेंटैलिटी या सेक्सुअलिटी पर उनके काम पर भी ऐसी ही गहरी लेकिन सरल क्लास चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत